Welcome to all of you in this 27th lecture of theory of mass। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था इसके बारे में, रोटेटिंग बैलेंसिंग के बारे में और पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग मास। ठीक है, वहां पे हमने ये चीज देखा था कि अगर रोटेटिंग मास होगा हमारे पास तो रोटेटिंग मास को हम बैलेंस कर सकते हैं कंप्लीटली। ठीक है, उसके लिए हमने देखा था कि मे बी एक केस पॉसिबल हो कि जिसमें एक सिंगल रोटेटिंग, पहले हम रोटेटिंग मास की बात कर लेते हैं, जिसमें हम रोटेटिंग मास को अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो एक सिंगल मास से भी बैलेंस कर सकते हैं अगर उसी प्लेन में अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें। ठीक है, या दो डिफरेंट प्लेन्स का यूज करके, दो अलग अलग मासेस का यूज करके, वो भी अलग अलग प्लेन्स में। ठीक है, इसका यूज करके भी हम बैलेंस कर सकते हैं। फिर सेवरल मासेस इन अ डिफरेंट प्लेन, ये हमने देखा था। बाद में फिर हम रेसिप्रोकेटिंग मास पे आए थे, वहां पे हमने ये चीज देखा था कि रेसिप्रोकेटिंग मास को कंप्लीटली बैलेंस करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि जब हम हॉरिजॉन्टल को बैलेंस करने जा रहे थे तो वर्टिकल आ जा रहा था, और वर्टिकल को बैलेंस करने जा रहे थे तो हॉरिजॉन्टल आ जा रहा था। ठीक है, mr ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और वर्टिकल में mr ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। तो हमने क्या किया, पूरे मास को बैलेंस ना करके हमने एक पार्शियल बैलेंसिंग की। और पार्शियल बैलेंसिंग क्यों की? देखिए, अगर आप किसी एक डायरेक्शन को कंप्लीटली बैलेंस कर लोगे, या तो हॉरिजॉन्टल को या तो वर्टिकल को, ठीक, तो अगर आपने किसी एक डायरेक्शन को कंप्लीटली बैलेंस कर लिया, और ये पॉसिबल भी है, तो वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब अगर आपने वर्टिकल को बैलेंस किया है तो वो हॉरिजॉन्टल में, और अगर हॉरिजॉन्टल को बैलेंस किया है तो वो वर्टिकल में बहुत ज्यादा अमाउंट में अनबैलेंस फोर्स दे देगा। समझ पा रहे बात को? तो हमें ज्यादा अनबैलेंस मिलने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा अनबैलेंस ले लें। तो हमने क्या किया, पार्शियल बैलेंस किया, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल में और थोड़ा सा वर्टिकल में। तो हमने पार्शियल बैलेंसिंग की। तो हमने कितने मास को बैलेंस किया था? C इंटू M मास को बैलेंस किया था। ठीक है, आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा। ठीक, तो अब हम आज उसी को देखने वाले हैं, उसी लेक्चर को आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं, पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ द लोकोमोटिव। ठीक है, देखिए पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ लोकोमोटिव, ये आप समझ ही गए होंगे। अब लोकोमोटिव इज अ 2 सिलेंडर इंजन। क्या होता है लोकोमोटिव में? जनरली हम 2 सिलेंडर इंजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर। अभी हम यहाँ पे 2, जो हमारा, देखिए जब भी हमें कोई चीज पढ़नी स्टार्ट करनी होती है तो हम जो हमारा बेसिक्स होता है सबसे इजी चीज से उठाते हैं और फिर हम हायर लेवल तक जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो बेसिक है वो 2 सिलेंडर इंजन है, यहां से हमने उठाया। अब लोकोमोटिव इज अ 2 सिलेंडर इंजन विच हैव 90 डिग्री एंगल डिफरेंस बिटवीन द क्रैंक ऑफ बोथ द सिलेंडर। मतलब हमारे जो 2 सिलेंडर होंगे, अब 2 सिलेंडर होंगे तो दोनों में 2 क्रैंक भी लगे होंगे, तो दोनों के क्रैंक के बीच जो एंगल होता है वो हम लेते हैं 90 डिग्री का। कितने का डिफरेंस लेते हैं एंगल का? 90 डिग्री का। अब ये क्यों लेते हैं 90 डिग्री का जो हम डिफरेंस लेते हैं? मतलब एक का क्रैंक एंगल अगर थीटा पे है तो दूसरी का क्रैंक एंगल कितने पे होगा? वो होगा 90 प्लस थीटा पे। बात समझ पा रहे हैं? अगर एक का एंगल थीटा पे है तो अगले का 90 प्लस थीटा पे, ताकि दोनों को घटाने पर 90 आना चाहिए। सिंपल सी बात ये है। क्लियर बात? अब बात ये आती है कि ये जो 90 डिग्री एंगल का हमने डिफरेंस लिया हुआ है, ये डिफरेंस हम लेते क्यों है? दिस डिफरेंस इज टेकन फॉर द स्टार्टिंग पर्पज। ठीक है, ये हम क्यों लेते हैं? फॉर द स्टार्टिंग पर्पज। स्टार्टिंग पर्पज ऑफ लोकोमोटिव। स्टार्टिंग पर्पज ऑफ लोकोमोटिव। बात समझ में आई? मतलब जब एक का सक्शन स्ट्रोक हो रहा होगा तो उस वक्त अगले का क्या होगा? कंप्रेशन। जब एक का कंप्रेशन होगा तो अगले का क्या होगा? पावर स्ट्रोक। मतलब स्टार्टिंग पर्पज के लिए हम लेते हैं क्या? 90 डिग्री का एंगल डिफरेंस। चलिए, तो अब ड्यू टू पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स there is a primary unbalanced force along the line of stroke and also along the perpendicular to the line of stroke। देखिए हमने क्या बोला, अगर हमने बोला कि हमारे पास पार्शियल बैलेंसिंग हो रही है, तो पार्शियल बैलेंसिंग हो रही है मतलब जो लाइन ऑफ स्ट्रोक है, मतलब ऑटोमोबाइल के चलने की लाइन ऑफ स्ट्रोक, उसमें भी कुछ अनबैलेंस होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि पूरा तो हमने बैलेंस नहीं किया, हमने पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा, तो हमने हॉरिजॉन्टल में भी थोड़ा बैलेंस किया है। अगर थोड़ा बैलेंस किया है तो कुछ अनबैलेंस बचा होगा हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकल में भी हम थोड़ा सा बैलेंस कर रहे हैं,
तो अगर पूरे में से हमने थोड़ा बैलेंस किया मतलब वर्टिकल में भी कुछ अनबैलेंस बचा होगा। वही कह रहा है ड्यू टू पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स देयर इज अ प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स। क्या है? कुछ प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स होगा अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक। लाइन ऑफ स्ट्रोक का मतलब है जिसके अलोंग हमारा ऑटोमोबाइल चल रहा होता है, कोई गाड़ी चल रही होती है, दैट इज द लाइन ऑफ स्ट्रोक। ठीक है, जिस लाइन के अलोंग हमारी बाइसिकल या मोटरसाइकिल चल रही होती है उसी को हम नाम देते हैं लाइन ऑफ स्ट्रोक। क्लियर पॉइंट? अब देखिए क्या कह रहा है, देयर इज अ प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक एंड ऑल्सो अलोंग द परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक। कह रहा है कुछ तो लाइन ऑफ स्ट्रोक के अलोंग होगा और कुछ परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक होगा। बात क्लियर है? क्योंकि हमने वर्टिकल में भी थोड़ा सा ही बैलेंस किया हुआ है, ये देखिए। इतना पॉइंट क्लियर है? ये तो हमने पिछले में भी पढ़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ लोकोमोटिव में आगे देखिए, द इफेक्ट ऑफ एन अनबैलेंस्ड प्राइमरी फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक इज टू प्रोड्यूस। अब देखिए जो हमारा ये अनबैलेंस फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक होगा, ठीक है, ये दो चीजें प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? द इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस्ड प्राइमरी फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक इज टू प्रोड्यूस। क्या करेगा? दो चीजें प्रोड्यूस करेगा। पहला तो ट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा क्या करेगा? स्वेइंग कपल। अभी आपको ये दोनों की मैं फीलिंग दिलाऊंगा कि कैसे फील होता है ट्रैक्टिव फोर्स एंड स्वेइंग कपल। देखिए द मैक्सिमम, इस बात को समझिए, द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक इज नोन एज हैमर ब्लो। ये क्वेश्चन पे नोट लगा दीजिएगा। वैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये चीज कराया भी है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये चीज पढ़ाया भी है कि सी एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती थी उसको हम क्या बोलते थे? याद आ रहा है? सी एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती थी उसको हम क्या बोलते थे? हैमर ब्लो। बात समझ में आ रहा है? उसको हम क्या बोलते थे? उसको हम बोलते थे हैमर ब्लो। क्लियर पॉइंट? नाउ तो वही कह रहा है द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ अनबैलेंस फोर्स परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक। मतलब हमारा जो वर्टिकल डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स आया था, कितना आया था? सी एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, यही तो था, सी एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। ये अनबैलेंस फोर्स वर्टिकल में आया था और ये इसको हम बोलेंगे एफ ऑफ वर्टिकल। ठीक है, और एफ ऑफ हॉरिजॉन्टल में कितना आया था? एफ ऑफ हॉरिजॉन्टल में आया था 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ये हम जब प्राइमरी बैलेंसिंग की बात कर रहे थे, ठीक, ये एफ एच का मतलब है हॉरिजॉन्टल में जितना आया हुआ है। अब ये क्या बोल रहा है? द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ अनबैलेंस फोर्स परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक इज नोन एज हैमर ब्लो। कह रहा है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन में, तो मैक्सिमम वैल्यू कितने पे होगी? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? सी एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, वो हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे हैमर ब्लो। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है, इससे कोई ज्यादा खास हमें मतलब है नहीं। बस हमें यहाँ पे ये चीजें देखनी है कि जो अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारी गाड़ी चल रही है उसको हमने बोला लाइन ऑफ स्ट्रोक। अब उस डायरेक्शन के अलोंग जो हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स बचा हुआ है, कुछ तो बचा हुआ है क्योंकि हमने पूरा तो बैलेंस किया नहीं, पार्शियल बैलेंस किया है, तो जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो दो चीजें प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? पहला तो करेगा ट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा करेगा स्वेइंग कपल। ठीक है, अब हम देखते हैं ये ट्रैक्टिव फोर्स और स्वेइंग कपल क्या है। बाकी हैमर ब्लो के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। ठीक, हैमर ब्लो क्या लिखा हुआ है कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो मैक्सिमम अनबैलेंस्ड फोर्स की वैल्यू होगी, मतलब अगर लाइन ऑफ स्ट्रोक ऐसे है, अगर लाइन ऑफ स्ट्रोक इधर है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब एफ वर्टिकल की बात कर रहा है, तो एफ वर्टिकल की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, एफ वर्टिकल की अनबैलेंस जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसी को हम नाम क्या देंगे? हैमर ब्लो। इतना पॉइंट क्लियर है? चलिए अब देखते हैं हम ट्रैक्टिव फोर्स और स्वेइंग कपल के बारे में। उसके पहले कुछ क्वेश्चंस देखिएगा। द पार्शियल बैलेंसिंग मींस, कह रहा है पार्शियल बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? बताइए। बेस्ट बैलेंसिंग ऑफ इंजन्स, बैलेंसिंग पार्शियली द रेसिप्रोकेटिंग मासेस, बैलेंसिंग पार्शियली द रिवॉल्विंग मासेस, ऑल ऑफ द अबव। देखो भाई, बेस्ट बैलेंसिंग आप किसे बोलोगे? हम बेस्ट बैलेंसिंग तो तभी बोल पाएंगे ना
जब हमारा जो अनबैलेंस मास है या अनबैलेंस सिस्टम है वो क्या हो जाए, कंप्लीट बैलेंस हो जाए, तभी हम बोलते हैं कि वो हमारा बेस्ट बैलेंसिंग है, उसको हमने बेस्ट बैलेंस कर लिया। लेकिन यहां पे रेसिप्रोकेटिंग पार्शियल बैलेंसिंग का मतलब है रेसिप्रोकेटिंग की बात की जा रही है, और रेसिप्रोकेटिंग में तो हम कंप्लीटली बैलेंस कर नहीं पाते, इसलिए ये ऑप्शन नहीं। क्लियर? बैलेंसिंग पार्शियल द रिवॉल्विंग मासेस। अब भाई रिवॉल्विंग मासेस को कंप्लीटली बैलेंस करना पॉसिबल था, ठीक है, तो उसको हम पार्शियल क्यों बैलेंस करेंगे, तो ये भी गलत हो गया। अगर ये दोनों गलत हो गए तो ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, बचा क्या, बैलेंसिंग पार्शियली द रेसिप्रोकेटिंग मास। यही पढ़ा है हमने, पार्शियल बैलेंसिंग का मतलब होता है रेसिप्रोकेटिंग मासेस को पार्शियली बैलेंस करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक हमारा ट्रैक्टिव फोर्स। अब हम देखते हैं कि हमारा ये ट्रैक्टिव फोर्स क्या है, ठीक है, ट्रैक्टिव फोर्स देखते हैं हम। देखिए पहले हम यहां पे बनाते हैं अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक। मैं आपको फिगर दिखा दूं, दिस इज द फिगर स्विंग कपल में, ये आपको अभी यहां से भी दिखाई दे रहा है, दिस इज द लाइन ऑफ स्ट्रोक, ठीक है। अब मैं इस फिगर को यहां पे यूज करूंगा ट्रैक्टिव फोर्स को समझाने के लिए। देखिए दिस इज लेट्स से सिलेंडर नंबर 1, ठीक है, यहां पे हमने सिलेंडर नंबर 1 लगा रखा है, एंड हियर इज द सिलेंडर नंबर 2, ठीक है, यहां पे सिलेंडर नंबर 2 लगा रखा है। अब सिलेंडर नंबर 1 पे जो अभी हम लाइन ऑफ स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, तो जो अनबैलेंस्ड फोर्स आया था उसकी जरा वैल्यू बता दीजिए कितनी हो जाएगी, 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ये हमने पिछले लेक्चर में कवर हुआ है, बार बार मैं उसी चीज को रिपीट नहीं करना चाह रहा हूं, फालतू का टाइम वेस्ट होगा, ठीक। तो अब दूसरे सिलेंडर को अगर आप देखो तो दूसरा सिलेंडर पहले वाले से कितने डिग्री पे लगा हुआ है, कितने डिग्री पे लगा हुआ है, 90 डिग्री पे। इसका मतलब ये हुआ यहां पर कितना हो जाएगा अनबैलेंस फोर्स की वैल्यू सिलेंडर 2 पे, 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 90 डिग्री, तो अगर वो थीटा है तो ये 90 प्लस थीटा होगा। अब यही है सिलेंडर नंबर 1, ये है सिलेंडर नंबर 2, और ये हो जाएगी मेरी अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक। इसको हमने बोला हुआ है दिस इज द लाइन ऑफ स्ट्रोक, ठीक है। लाइन ऑफ स्ट्रोक जिसके अलोंग हमारा ऑटोमोबाइल चल रहा है। चलिए तो देखिए ट्रैक्टिव फोर्स को हम बोलते क्या है, इट इज द रिजल्टेंट प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक। इस लाइन ऑफ स्ट्रोक के अलोंग आपको जो रिजल्टेंट नेट अनबैलेंस्ड फोर्स मिलेगा, रिजल्टेंट अनबैलेंस्ड फोर्स, उसी को हम क्या बोलेंगे, वही हमारा ट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो अब यहां पे अगर हमने 2 सिलेंडर लिए हैं और दोनों इसी लाइन ऑफ स्ट्रोक के अलोंग हैं, तो क्या करिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए, सिंपल। अरे सेम डायरेक्शन में है ना, तो सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने पे देखिए क्या हो जाएगा, जो नेट ट्रैक्टिव फोर्स, जो एफटी का मतलब है, एफटी का मतलब है नेट ट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, एफपी1 और एफपी2। ये एफपी1 और एफपी2 क्या है, जो पिस्टन फोर्स है पहले वाले पे और दूसरे वाले पे, क्लियर। सी फ्रैक्शनल ऑफ बैलेंस्ड रेसिप्रोकेटिंग मास टू बी बैलेंस, मतलब सी को हमने क्या बोला था कि जितने मास को हमने बैलेंस किया हुआ है उसी को तो सी इंटू एम मास को बैलेंस किया था, पिछले लेक्चर में याद आ रहा है। अगर टोटल मान लीजिए जो रेसिप्रोकेटिंग मास है मेरा वो है मान लीजिए 10 किलोग्राम, ठीक है, वो 10 किलोग्राम है और सी की वैल्यू हमने ले ली है 0.5। इसका मतलब सी इंटू एम मास को हमने बैलेंस किया। लेट्स से जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग मास था एम ऑफ रेसिप्रोकेटिंग, बात को समझिएगा, जो रेसिप्रोकेटिंग मास था उसको हमने मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 10 किलोग्राम लिया, और यहां पे जो स्मॉल सी की वैल्यू है उसको हमने बोल दिया 0.5। तो हमने क्या बोला था कि हमने सी इंटू एम मास को बैलेंस किया हुआ है, तो सी इंटू एम कितना हो जाएगा, सी इंटू एम इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 kg हो गया। यानी कि 10 में से 5 किलोग्राम को हम बैलेंस कर रहे हैं, 5 किलोग्राम बचा रहेगा अनबैलेंस्ड। बात क्लियर है? तो वही लिखा हुआ है, सी क्या है, सॉरी सी क्या है, फ्रैक्शन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मास, फ्रैक्शन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मास टू बी बैलेंस्ड। क्लियर? थोड़ा आगे खिसक जा रही है स्लाइड। फ्रैक्शन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मास टू बी बैलेंस्ड, ठीक है। तो देखिए नेट कितना आ जाएगा, एफ टी, एफ टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ दीजिए। तो एफ पी वन तो हमने निकाल रखा है कितना
1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। देखिए ये FP1 हो गया, दिस इज FP1 एंड दिस इज FP2। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, FP2। दोनों को ऐड कर दीजिए, तो दोनों को ऐड कर दिया यहां पे। अब दोनों को ऐड करेंगे तो cos 90 प्लस थीटा। देखिए पहले इनमें आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इतना पूरा पार्ट आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा यहां पर, और 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर। दिस पार्ट इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स, दोनों को कॉमन ले लिया, कॉमन लेके बाहर निकाल लिया। यहां cos थीटा बचेगा, और cos 90 प्लस थीटा कितना होता है, cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, तो यहां पे माइनस का साइन थीटा बच गया। क्लियर? तो ये आ गया मेरा नेट ट्रैक्टिव फोर्स। अब देखिए हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, हमें चाहिए, ये तो हमने ट्रैक्टिव फोर्स निकाल लिया, इतना आ गया कि नेट ट्रैक्टिव फोर्स। अब आप थीटा की वैल्यू यहां पे बदल बदल के रखते जाइए और आपको ट्रैक्टिव फोर्स की अलग अलग वैल्यू निकलती जाएगी। मतलब जो हमारा थीटा था, क्रैंक रोटेशन एंगल, दिस इज अ क्रैंक रोटेशन एंगल, ये जो थीटा था हमारा, जैसे जैसे क्रैंक घूमता जाएगा थीटा की वैल्यू बदलती जाएगी, और थीटा बदलने के साथ साथ FT की वैल्यू आप हर एक एंगल पे निकाल पाओगे। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। अब भाई मैक्सिमम क्यों चाहिए, देखिए आपको कभी भी किसी चीज से खतरा होता है तो सबसे बड़ी वैल्यू से खतरा होता है। ठीक है, तो अगर हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली तो हमें यह पता चल जाएगा कि मैक्सिमम कितना जनरेट हो रहा है और हमें उसको कम करना है। क्योंकि अगर मैक्सिमम में हम बच गए तो बाकी और छोटी वैल्यूज में तो हम बच ही जाएंगे। क्लियर हो रहा है पॉइंट? ठीक है, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू से मतलब है। अब जब भी मैक्सिमा या मिनिमा की बात होती है तो आप क्या करते हो, मैक्सिमा मिनिमा वाला चैप्टर याद है मैथमेटिक्स में, हम क्या करते हैं, किसी भी चीज की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जिस टर्म का, जिस चीज का हमें मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है, उसको वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके उसको 0 के बराबर पुट कर दीजिए और वहां से वैल्यू निकाल दीजिए। मतलब जो चीज की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, वो किसके सापेक्ष बदल रहा है, उसके सापेक्ष उसको डिफरेंशिएट करिए और 0 के बराबर रखिए। ठीक है, तो वहां से जो भी वैल्यू निकल के आएगी उस एंगल पे या उस चीज पे उसकी वैल्यू मैक्सिमा या मिनिमा होगी। तो यहां पे देखिए हमारा जो टोटल ये जो ट्रैक्टिव फोर्स है, नेट रिजल्टेंट ट्रैक्टिव फोर्स किसके रिस्पेक्ट में बदल रहा है, थीटा, क्योंकि जैसे जैसे क्रैंक घूमता जाएगा थीटा बदलता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन करके डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर पुट करेंगे। कर दिया। देखिए ये पॉइंट समझ में आया, ऐसा क्यों किया, टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो यहां से जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, देखिए ये पूरा टर्म जो है ये चीज तो कांस्टेंट है, तो ये तो डिफरेंशिएशन साइन के बाहर निकल आएगा, सिर्फ इसी का डिफरेंशिएशन होगा। तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन और साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। देखिए तो कॉस का माइनस साइन और यहां पे कॉस थीटा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू -1 आएगा, और tan थीटा -1 में थीटा कितने पे वैल्यू होती है, एक तो 135 पे और दूसरा होती है 315 डिग्री पे, दो वैल्यूज होती हैं। ठीक है, जैसा tan 135 की वैल्यू -1 होती है और tan 315 डिग्री की वैल्यू भी -1 होती है। तो थीटा कितना आ जाएगा हमारा, थीटा आ जाएगा 135 डिग्री या 315 डिग्री। अब तो ये थीटा निकल आया, तो ये थीटा निकाल के इस फॉर्मूले में यहां पर पुट कर दीजिए। बात समझ पा रहे हैं? तो ये जो हमने FT की वैल्यू निकाली हुई है सॉल्व करके, FT इज इक्वल टू 1 माइनस सी MR ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये जो थीटा हमने निकाला हुआ है यहां पे आप पुट कर दीजिए। ठीक है, इस थीटा की जगह पे आप पुट कर दीजिए। तो पुट करने पे ये देखिए ये वैल्यूज हमने रख दी पुट करने पे, तो क्या वैल्यूज निकल के आ रही है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर कि जो ट्रैक्टिव फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ट्रैक्टिव फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, √2 1 माइनस सी MR ओमेगा स्क्वायर। ये मैक्सिमम वैल्यू है, बाकी आप थीटा किसी भी पे वैल्यू निकालोगे आपको इतने से कमी मिलेगी। ये हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली और कितने एंगल पे निकाल ली, 315 और 135 डिग्री पे। अब ये ट्रैक्टिव फोर्स लगता कैसे, अगर अच्छा आपको एक चीज यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि ये जो हमारा ट्रैक्टिव फोर्स है, आपको एक चीज दिखाई दे रहा है कि दिस ट्रैक्टिव फोर्स F ऑफ T, दिस F ऑफ T इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल आपको दिखाई दे रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है ओमेगा स्क्वायर, जो क्रैंक की रोटेशनल स्पीड है ओमेगा स्क्वायर।
क्या इसके प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है? इसका मतलब कि जब स्पीड आपकी बहुत ज्यादा होगी एट हायर स्पीड, एट हायर स्पीड, जब स्पीड हमारी बहुत ज्यादा होगी तो इस एफ टी की जो वैल्यू होगी, एफ टी जो हमारा ट्रैक्टिव फोर्स है, नेट रिजल्टेंट ट्रैक्टिव फोर्स विल बी वेरी लार्ज। बात समझ पा रहे हैं? मतलब क्या होगा, मान लीजिए ये आपकी कोई गाड़ी है, ठीक है, ये इस तरीके से मूव कर रही है, आगे ऐसे चल रही है, दिस इज द लाइन ऑफ स्ट्रोक, दिस इज द लाइन ऑफ स्ट्रोक आपकी डायरेक्शन में जो इस तरीके से है, ये जो पेन की जो डायरेक्शन है आगे की तरफ, दिस इज द लाइन ऑफ स्ट्रोक, जिस डायरेक्शन में हमारा ऑटोमोबाइल चल रहा है। तो क्या होगा, चलते चलते आपको आगे की तरफ झटका दिखाई देगा। जब आप गाड़ी को बहुत ज्यादा स्पीड पे चलाते हो तो ये चलते चलते एक ऐसा आगे की तरफ आपको क्या दिखाई देगा, झटका, ठीक है। जब आप गाड़ी को, कभी कभी होता है बहुत तेज स्पीड पे चलाते हो और गाड़ी आपकी अच्छी नहीं है, मतलब बैलेंसिंग बहुत बेकार है गाड़ी की, तो क्या होगा, गाड़ी चलाते चलाते आपको आगे की तरफ एक झटका कभी कभी दिखाई देता होगा। ये बहुत ज्यादा स्पीड पे होता है, आपको ऐसा नहीं कि 30-40 की स्पीड पे फील होगा, नहीं, कब होगा, एट हायर स्पीड, क्योंकि हायर स्पीड पे एफ टी की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है, तो ओमेगा आप बहुत ज्यादा करोगे वो स्क्वायर से बढ़ेगा, जो हमारा ट्रैक्टिव फोर्स है, वो जो अनबैलेंस ट्रैक्टिव फोर्स है वो स्क्वायर से बढ़ेगा, तो आपको हायर स्पीड पे ऐसा आगे की तरफ झटका दिखाई देगा। हैमर ब्लो क्या है, हैमर ब्लो वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है, तो गाड़ी जब आपकी बहुत तेज स्पीड में चलती है तो कभी कभी ऊपर की तरफ आपको एक झटका दिखाई देता है। आपकी गाड़ी जो होती है वो सरफेस, जमीन का सतह का कांटेक्ट छूट जाता है, उससे ऊपर की डायरेक्शन में उसको लिफ्ट कर देता है हैमर ब्लो, पहियों को, गाड़ी को। क्लियर है इतना पॉइंट? अब बात आती है इसके बाद स्वेइंग कपल क्या होता है, इतना क्लियर है? चलिए हम चलते हैं अब स्वेइंग कपल के। तो उसके पहले क्वेश्चन देख लीजिए, द ट्रैक्टिव फोर्स इन अ लोकोमोटिव विद 2 सिलेंडर इंजन इज गिवन बाय। अब बताइए ट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली है भाई, यही तो निकाली अभी अभी, ऑप्शन नंबर सी, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन, द ट्रैक्टिव फोर्स इज द मैक्सिमम और द मिनिमम व्हेन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ क्रैंक विद द लाइन ऑफ स्ट्रोक इज इक्वल टू। अरे यार, ट्रैक्टिव फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू अभी हमने कितने पे निकाली है, 135 और 315 डिग्री पे, ठीक। अब हम देखते हैं स्वेइंग कपल। स्वेइंग कपल समझने से पहले आप क्या करो, एक मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि स्वेइंग कपल होता क्या है। देखिए कपल दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब कपल मतलब कि एक मूवमेंट क्रिएट होगा, घूमने की बात हो रही होगी, तो इमेजिन करिए ये आपकी गाड़ी ऐसे जा रही है सीधे, ठीक है। अब एट द हायर स्पीड क्या होगा, आपकी गाड़ी कभी कभी ना आपके कंट्रोल से बाहर जाने लगेगी। जब भी आप 120 140 की स्पीड में या 100 के ऊपर चलाओगे तो आपको इस तरीके का, मतलब गाड़ी आप स्टीयरिंग चला रहे हो, कभी कभी आपको लगेगा गाड़ी ऐसे जा रही है, ऐसे अनबैलेंस क्रिएट हो रहा है, मतलब घूमने की कोशिश करेगी एट द हायर स्पीड। तो यही होता है स्वेइंग कपल। ये भी किसके कारण क्रिएट होता है, ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स जो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आया था, ठीक है। तो कितने तरीके के बैलेंस हमने पढ़ लिए, एक तो हैमर ब्लो जो इस तरीके से ऊपर नीचे होगा, ठीक है, ट्रैक्टिव फोर्स जो आगे पीछे होगा, और स्वेइंग कपल इस तरीके से ऐसे। गाड़ी आपकी घूमने की कोशिश करेगी, कंट्रोल के बाहर जाने की कोशिश करेगी, घूमने की कोशिश करेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है स्वेइंग कपल। द कपल अबाउट द मिड सेक्शन ऑफ द 2 सिलेंडर। देखिए क्या करा है कि अगर हमने ये जो हमारी लाइन ऑफ स्ट्रोक हो गई, लेट्स से इसको हमने लाइन ऑफ स्ट्रोक बोल दिया, ठीक है, दिस इज द लाइन ऑफ स्ट्रोक। अब देखिए ये जो हमारा मिड सेक्शन है, 2 सिलेंडर, दिस इज सिलेंडर नंबर 1, दिस इज सिलेंडर नंबर 2, यहां पे लगा होगा, इनका जो मिड सेक्शन है, यही वाली लाइन ऑफ स्ट्रोक तो जा रही है, दिस इज द मिड सेक्शन। अब मिड सेक्शन के अबाउट आप देखो, जो ऊपर वाला सिलेंडर है, मिड सेक्शन के अबाउट ऐसे कपल क्रिएट कर रहा है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऐसे है, तो मिड सेक्शन के अबाउट ये इस तरीके से घूमना चाहता है, और नीचे वाला सिलेंडर मिड सेक्शन के अबाउट ऐसे घूमना चाहता है। तो जब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो गाड़ी ऐसे घूमने की कोशिश करेगी, और जब ऊपर वाले की वैल्यू ज्यादा होगी तो गाड़ी ऐसे घूमने की कोशिश करेगी। इसलिए जब आपकी गाड़ी चलती है, कभी ऐसे होती है, कभी ऐसे होती है, बट एट द हायर स्पीड इट इज ड्यू टू स्वेइंग कपल। क्लियर है पॉइंट? अब देखते हैं, आगे बढ़े।
तो द कपल अबाउट द मिड सेक्शन ऑफ टू सिलेंडर ड्यू टू प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स along the line of stroke is known as swaying couple. Clear point? Is known as swaying couple. बात समझ में आ गई कि ये जो हमारी पहली लाइन ऑफ स्ट्रोक जा रही है, यहां पे सिलेंडर 1 बनाया हमने, ठीक है, यहां पे हमने सिलेंडर 2 बनाया, एंड दिस इज द लाइन ऑफ स्ट्रोक. दिस इज द लाइन ऑफ स्ट्रोक. तो यहां पे पहला वाला क्या करेगा, 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और दूसरा वाला क्या करेगा, 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, ये इधर क्रिएट करेगा, ठीक है. और दोनों मिड सेक्शन जो हमारी ये जा रही है, मिड सेक्शन लाइन ऑफ स्ट्रोक वाली लाइन, इसके अबाउट घूमने की कोशिश करेंगे तो हमारी गाड़ी कंट्रोल के बाहर चली जाएगी. इसी को क्या बोलते हैं हम, स्विंग कपल. क्लियर है बात? द कपल अबाउट द मिड सेक्शन, जो कपल क्रिएट हो रहा है, ऊपर वाला क्लॉकवाइज करेगा, नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज करेगा. द कपल अबाउट द मिड सेक्शन ऑफ टू सिलेंडर ड्यू टू द प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स along the line of stroke is known as swaying couple. क्लियर है बात कि मिड सेक्शन के अबाउट जो कपल क्रिएट हो रहा है ड्यू टू प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम कहेंगे क्या, स्वेइंग कपल. चलिए अब देखिए स्वेइंग कपल का यहां पे डेरिवेशन देख लीजिएगा कैसे हुआ है, बस इसको देख लीजिए. डेरिवेशन वैसे प्री में आएगा नहीं, लेकिन छोटा सा है, एकदम छोटू सा. तो ये तो मिड सेक्शन हो गया हमारा, ठीक है, ये तो सबको क्लियर होगा. दिस इज मिड सेक्शन. थोड़ी सीधी लाइन बना लीजिएगा. दिस इज द लाइन ऑफ स्ट्रोक. क्या है हमारी, ये लाइन ऑफ स्ट्रोक हो गई. चलिए, तो नेट कपल कितना हो जाएगा इस मिड सेक्शन के अबाउट. देखिए एक क्लॉकवाइज देना चाह रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज देना चाह रहा है. अगर आप ऊपर वाले को देखोगे तो ऊपर वाला इस मिड सेक्शन के अबाउट कैसा घूमना चाहता है, क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है ना, और नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है. तो दोनों का अपोजिट हो गया, मतलब बीच में माइनस साइन आएगी, क्योंकि दोनों का कपल क्या है, अपोजिट है. एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज. देखिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए यहां बीच में माइनस आया है ना, ये तो ये माइनस आपको समझ में आ गया क्यों आया है. और दोनों की देखिए लाइन ऑफ स्ट्रोक से जो डिस्टेंस है दोनों a/2 है. तो पहला फोर्स और लाइन ऑफ स्ट्रोक, इस लाइन के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं, लाइन ऑफ स्ट्रोक के अबाउट. तो पहला फोर्स उसकी दूरी a/2 और दूसरा फोर्स और उसकी दूरी a/2, और बीच में माइनस साइन आएगा क्योंकि दोनों क्या हैं, अपोजिट नेचर के. देख लीजिए Fp1 इंटू a/2, यहां पे बीच में माइनस आ गया. ये माइनस क्यों आया, समझ में आया ना, ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है. Fp2 इंटू a/2, ठीक है. अब Fp1 और Fp2 दोनों की वैल्यू रख लीजिए. Fp1 और Fp2 की अगर हम वैल्यू रखेंगे तो Fp1 की वैल्यू कितनी है बताइए जरा. Fp1 की वैल्यू हमने निकाली है. Fp1 की वैल्यू कितनी है, Fp1 की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है. Fp2 की वैल्यू कितनी है, वैल्यू ऑफ Fp2 इज इक्वल टू, Fp2 इज लाई एट 90 डिग्री टू द फर्स्ट सिलेंडर, तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा. कर दीजिए, तो 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा. क्लियर, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा. अच्छा ये देखिए यहां पे 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस का साइन थीटा होता है. तो साइन थीटा मैंने यहां पे लगाया, और जो माइनस आ रहा है उस माइनस को मैं सबसे आगे लगा देता हूं. ठीक, उस माइनस को मैं सबसे आगे लगा देता हूं. ये हो गया माइनस. समझ में आई बात. अब इन दोनों वैल्यूज को जब आप यहां पे रखोगे तो देखिए एक माइनस पहले से है और दूसरा माइनस यहां पे है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो देखिए यहां बीच में प्लस आ गया. नहीं तो आप सोचो सर यहां पे माइनस था, यहां पे प्लस कैसे कर दिया. बात समझ में आ रही है. जब cos 90 प्लस थीटा करोगे आप तो माइनस का साइन थीटा आएगा, तो साइन थीटा यहां पे किया, माइनस आगे कर दिया. और जब Fp2 की वैल्यू आप यहां पे रखोगे तो एक माइनस तो इसके आगे लगा है, और Fp2 में ऑलरेडी एक माइनस आ गया, तो माइनस माइनस प्लस, यहां पे बीच में प्लस आ गया अगेन. तो ये तो हमने स्वेइंग कपल की वैल्यू निकाल ली इन द फॉर्म ऑफ थीटा.
लेकिन हमें स्विंग कपल नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, जिससे हमें ज्यादा खतरा है। तो अगेन वही बात आ गई कि जब भी हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या प्रोसीजर करते हैं? सिंपल है बात भाई, क्या करो आप? सीधे डिफरेंशिएट करके थीटा के रिस्पेक्ट में 0 के बराबर पुट करो, वहां से जो भी वैल्यू आएगी थीटा की, उसी एंगल पे हमें मैक्सिमम स्वेइंग कपल मिलेगा। क्लियर है बात? चलिए, तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, अगेन देखिए ये चीज तो कांस्टेंट हो गई हमारी, दिस इज द कांस्टेंट पार्ट, इसी का डिफरेंशिएशन होगा। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन? कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, प्लस साइन थीटा का कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। इसको 0 के बराबर पुट कर दीजिए। जब इसको आप 0 के बराबर पुट करोगे, इधर देखिए तो क्या आ जाएगा? इसको जब हम 0 के बराबर पुट करेंगे, 0 के बराबर हमने पुट कर दिया यहां पे, ठीक। पुट करने पर देखिए क्या आ गया? साइन थीटा बराबर कॉस थीटा आया। यहां से इसको 0 के बराबर पुट कर दिए, तो यहां से आया साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस थीटा को साइन थीटा के नीचे ले जाइए तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? टेन थीटा इज इक्वल टू 1, और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 आने का मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 और 2 to 5। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 45 डिग्री एंड 2 to 5 डिग्री, क्योंकि tan का जो टाइम पीरियड होता है वो 180 होता है, वो 180 डिग्री के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है। तो अगर पहला 45 मिल रहा है तो दूसरा कब मिलेगा आपको? 180 के बाद वैल्यूज रिपीट होती हैं tan में, तो 180 ऐड कर दीजिए, तो 180 प्लस 45 225। क्लियर है इतनी बात? क्या यहां तक बात समझ में आई? तो ये निकल के आ जाएगी हमारी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और हमें इसी से मतलब था, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर ए बाई रूट टू। आप इसको ऐसे याद करो, देखो 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर और साथ में ए बाई रूट टू। आप इसको ऐसा याद करो, प्लस माइनस। ये प्लस माइनस समझ में आ रहा है क्यों? प्लस माइनस समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि एक बार जब आप, एक तो एंटी क्लॉकवाइज वाला जब ज्यादा होगा तो वो घुमाने की कोशिश करेगा, और एक जब क्लॉकवाइज वाला ज्यादा होगा तो वो घुमाने की कोशिश करेगा। तो यहां पे एक बार प्लस आएगा और एक बार माइनस। क्लियर? तो यहां पे हमारा ये स्विंग कपल बस इतना ही था। तो कैसे क्रिएट होता है मैंने आपको ये भी बता दिया। सीधे चलते चलते एट द हायर स्पीड, देखिए कि ये जो हमारा स्विंग कपल है, यहां पे जरा ध्यान से देखिए, एम जो स्विंग कपल हमने बोला, एम मैक्सिमम क्या है ये? क्या ये ओमेगा स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है? फिर वही बात आ गई, यहां पे घूम फिर के वहीं पे आ गए कि एट द हायर स्पीड, जब हमारी स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो उस टाइम पे ये जो हमारा एम मैक्सिमम होगा, इसकी वैल्यू और भी भयानक हो जाएगी, और भी एकदम तहलका मचाने वाली, ठीक है। एट द हायर स्पीड स्विंग कपल की वैल्यू जो मैग्नीट्यूड होगा और ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ये है स्विंग कपल। नाउ क्वेश्चन देखिए, द पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स इन लोकोमोटिव प्रोड्यूसेस। क्या क्या प्रोड्यूस करता है भैया बताओ? यार हैमर ब्लो बिल्कुल प्रोड्यूस करता है, स्विंग कपल अभी अभी पढ़ा, ट्रैक्टिव फोर्स अभी उसके पहले पढ़ा, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा? हैमर ब्लो किधर क्रिएट होता है? हैमर ब्लो किधर क्रिएट होता है? एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, याद आ रहा है? द मैक्सिमम वैल्यू ऊपर की डायरेक्शन में। स्विंग कपल अभी अभी हमने पढ़ा, मैक्सिमम स्विंग कपल की वैल्यू कितनी होती है? 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर ए बाई रूट टू, ये प्लस माइनस के साथ। और ट्रैक्टिव फोर्स हमने पढ़ा, कितना पढ़ा ट्रैक्टिव फोर्स? ये देखिए, यही ना ट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू इधर कहां गई भाई? ये मैक्सिमम 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर रूट टू, 1 माइनस सी कितनी आ गई? 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक। क्लियर है? तो सभी प्रोड्यूस करेगा। द मैक्सिमम और द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्विंग कपल क्या होती है भाई? अभी अभी आपको बताया 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस ए बाई रूट टू। देख लीजिए किसमें है आंसर? 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू आंसर हो। क्लियर? स्विंग कपल इज रजिस्टर्ड बाई, कौन रजिस्टर करता है? स्विंग कपल इज रजिस्टर्ड बाई इनर सेक्शन ऑफ द रेल्स, साइड प्रेशर बिटवीन द फ्लेंजेस ऑफ द व्हील। ये आप होमवर्क अपने आप से सर्च करिएगा, ठीक है, इसको आप खुद सॉल्व करिएगा, ठीक। एक दो क्वेश्चन होमवर्क भी दे दें। तो यहां पे हमारा ये बैलेंसिंग चैप्टर हुआ फिनिश, खत्म। अब हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे गियर, लेकिन उसके पहले ये जो 5 चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं, देखिए
पढ़ने से ज्यादा जो मैं बिलीव करता हूं वो होता है रिवीजन। आपने सब पढ़ लिया, लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया है प्रॉपर, और रिवीजन भी कैसा कि आपको बार बार, देखिए आपको सबसे पहली चीज समझनी पड़ेगी, आपको एग्जाम निकालना है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैं आपको सुझाव दे रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट सुझाव है। आपका मकसद अभी के लिए होना चाहिए एग्जाम निकालना है। आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी जेई, वेदर गेट, वेदर आईएएस या टेक्निकल असिस्टेंट इसरो या कोई और जेई, कोई भी आप दे रहे हो, इसरो, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आप एक चीज पढ़ के, ये नहीं कि आपने बस नोट्स पढ़ ली और ये कर लिया, लगा लिया, शीट लगा ली, हो गया काम, नहीं, इतने से नहीं चलेगा। आज का कंपटीशन बहुत ज्यादा हैवी हो गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो एग्जाम आप देने वाले हो उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। बात को मेरी गौर से समझिएगा, एकदम ध्यान से, एकदम कान खुले रखिए। आपको पहले देखना पड़ेगा, लेट्स से हम बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट इसरो की बात करते हैं, ठीक है। तो आपको पहले यह देखना पड़ेगा कि पिछले 2-3 सालों में एग्जाम का पैटर्न क्या है। पैटर्न से मेरा मतलब यह है कि वो कौन सा एरिया है जहां से आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कम सब्जेक्ट्स में पढ़ के निकाल सकते हो, और वो कौन से टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। फॉर शॉर्ट, इन अ नटशेल, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, लेट्स से अगर आप पेपर पलट के देखोगे तो आपको दिखाई देगा यार प्रोडक्शन इतने मार्क्स की, 10 मार्क्स की आती है, अरे फ्लूइड मशीनरी तो 20 मार्क्स की आती है, एचएमटी 5-6 मार्क्स का आता है। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको फ्लूइड मैकेनिक्स और एचएमटी पढ़ना है, तो आपको मैं ये बोलूंगा आप ज्यादा वेटेज दो फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीनरी पे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एचएमटी मत पढ़ो, लेकिन अगर आप एचएमटी 2 बार पढ़ रहे हो तो फ्लूइड मैकेनिक्स को 3 या 4 बार पढ़ो। रीजन, वो हायर वेटेज है, वहां से ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं। तो ऐसे ही ऐसे अगर आपने गिन चुन के अपने सब्जेक्ट्स निकाल लिए, पहले वो सब्जेक्ट्स कवर करिए जहां से ज्यादा मार्क्स आते हैं। और प्रीवियस पेपर जो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, यूथ पब्लिकेशन या कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो पिछली प्रीवियस ईयर आती है, या डाउनलोड कर लीजिए, उसको आप सॉल्व करिए। सॉल्व करके देखिए कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कितनी सिली मिस्टेक हो रही है। आप देखोगे कि अगर 100 क्वेश्चन टेक्निकल के आते हैं तो आप ये फाइंड आउट करोगे उसमें कि यार 70-75 से 80 तक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी या मॉडरेट होते हैं, 15 या 20 क्वेश्चन ही टफ होते हैं, ठीक है, और वो अटेम्प्ट करने लायक भी नहीं होते, वो फालतू आपका टाइम खाएंगे। तो जो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप उतने ही सही कर ले जाओ तो आराम से आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी और बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। कट ऑफ तो छोड़िए, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन हम इसी में रहते हैं, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, सब पढ़ डालो, कुछ ना बचे। ऐसे में आपका दिमाग भरता हो जाता है। जब आप जाते हो एग्जामिनेशन हॉल में, एकदम बीरबल की खिचड़ी हो जाती है, कुछ याद नहीं आता। तो एग्जाम पैटर्न, उसके बाद प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर की, पिछले 5-6 साल के पेपर, प्रैक्टिस, शॉर्ट नोट्स, अपनी शॉर्ट नोट्स वो बना के, रिवीजन मस्ट है, बार बार पढ़ते रहिए, ठीक है। तो अच्छे से रिवाइज करिए और रिवीजन करते रहिए। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में गियर के साथ। ओके, थैंक यू।